India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं पूजा कवियागोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। हिजाब मामले पर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी सुनवाई नहीं करेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करें, इसे राष्ट्रीय मुद्दा न बनाएं। राज्यवासी नौकरी कोटा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर करने पर मांगे विचार। विभिन्न हाई कोर्ट में नौकरी कोटा पर है मामले। ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण मुंबई में अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी पर बॉम्बे हाईकोर्ट नाराज। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को तलब करने की दी चेतावनी। केरल हाईकोर्ट ने मलयालम फिल्म चेरुली में अश्लील भाषा के इस्तेमाल के कारण ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग वाली याचिका की खारिज। कहा, कलात्मक स्वतंत्रता है, निर्माता का हक। पुलिस से की रिपोर्ट तलब। India Legal presents Courts Roundup. तो कर्नाटक उच्च न्यायालय की अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक अपील दायर की गई, जिसमें कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को धार्मिक वस्त्र पहनने से रोकने का प्रस्ताव है। अंतरिम राहत दी जानी चाहिए या नहीं, इस पर सुनवाई हुई। कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना की बेंच ने कहा कि उचित समय पर हम इस अर्जी पर सुनवाई करेंगे। इसके साथ ही अदालत ने अर्जी दाखिल करने वालों को नसीहत दी है कि वो इस मामले को ज्यादा बड़े लेवल पर न फैलाएं। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना की बेंच ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वो इसे राष्ट्रीय मुद्दा न बनाएं। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि इस मसले पर याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, जहां सोमवार को एक बार फिर से सुनवाई होनी है। कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। प्रधान न्यायाधीश रमन्ना ने कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने के अनुरोध के जवाब में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को उचित समय पर देखेगा, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामला सुनवाई के लिए ले लिया है। अदालत ने अर्जी दाखिल करने वालों को नसीहत दी है कि वो इस मामले को ज्यादा बड़े लेवल पर ना फैलाएं। वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने एक अंतरिम आदेश पारित करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के कदम के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका का उल्लेख किया कि छात्रों को कॉलेजों में धार्मिक कपड़े पहनने पर जोर नहीं देना चाहिए, जबकि मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है। औपचारिक आदेश अभी तक हाईकोर्ट द्वारा अपलोड नहीं किया गया है और सुनवाई 14 फरवरी तक स्थगित करते हुए पीठ द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों के आधार पर विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। कामत ने प्रस्तुत किया, हाईकोर्ट का कहना है कि किसी भी स्टूडेंट को स्कूल और कॉलेजों में जाते समय अपनी धार्मिक पहचान स्पष्ट नहीं करनी चाहिए। इसके न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि अन्य धर्मों के लिए भी दूरगामी परिणाम है। सीजेआई रमन्ना ने जवाब दिया, अदालत पहले से ही इस पर सुनवाई कर रही है, हमें नहीं पता कि आदेश क्या है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभी आदेश नहीं आया है। सीजीआई ने कहा, मैं कुछ भी व्यक्त नहीं करना चाहता, इसे बड़े स्तर पर ना लें। हम ये भी जानते हैं कि राज्य में क्या हो रहा है और आपको ये भी सोचना होगा कि क्या इसे दिल्ली लाना उचित है। निश्चित रूप से हम जांच करेंगे और हमें संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी होगी। मिस्टर कामत, आप योग्यता में ना जाएं, उचित समय पर देखें, हम सुनवाई करेंगे।
कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा था कि जब तक हम मामला सुन रहे हैं तब तक छात्र धार्मिक वस्त्र पहनने पर जोर न दें। हम संस्थान खोलने का आदेश देंगे, सभी लोग शांति बनाए रखें। कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश में कहा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने अगले आदेश तक स्कूल बंद में ड्रेस के अतिरिक्त स्कार्फ, हिजाब, धार्मिक झंडे जैसे अन्य पर रोक जारी रखा जाए। कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि हम जांचेंगे कि क्या कक्षा में हिजाब पहनना इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा का एक हिस्सा है। सोमवार को इस मामले पर हाई कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। दरअसल गुरुवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने से छात्रों को फिलहाल मना कर दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो इधर सुप्रीम कोर्ट ने डोमिसाइल के लिए नौकरी कोटा प्रदान करने वाले कानूनों की वैधता के संबंध में विभिन्न हाई कोर्ट में लंबित मामलों को अपने पास ट्रांसफर करने के संबंध में विचार मांगे हैं। जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की पीठ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा 3 फरवरी को पारित आदेश के खिलाफ हरियाणा राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हरियाणा में स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले कानून पर रोक लगा दी गई थी। पीठ ने कहा कि आंध्र प्रदेश और झारखंड द्वारा पारित समान कानूनों को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है और पूछा है कि क्या बड़े मुद्दों पर फैसला करने के लिए उन सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित किया जा सकता है। जब मामले की सुनवाई की गई तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हरियाणा राज्य की ओर से प्रस्तुत किया कि कानून की एक स्थापित स्थिति है कि किसी कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती। मेहता ने बताया कि कोटा 30,000 रुपए प्रति महीने से कम वेतन वाली नौकरियों तक सीमित है। उन्होंने कहा निचले पायदान में 75% कोटा दिया गया है क्योंकि स्थानीय लोगों के लिए अवसरों की भारी कमी है। जस्टिस L नागेश्वर राव ने बताया उन्होंने एक समाचार पत्र में पढ़ा है कि आंध्र प्रदेश और झारखंड राज्यों ने भी डोमिसाइल आरक्षण के लिए समान कानून पारित किए हैं, जिन्हें हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है। जस्टिस राव ने सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और मुकुल रोहतगी के विचार मांगे। पीठ ने सुनवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया और हाईकोर्ट में लंबित इसी तरह के मुद्दों की स्थिति का पता लगाने के लिए कहा। दरअसल हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020 के अधिकार को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर जस्टिस अजय तिवारी और जस्टिस पंकज जैन की खंडपीठ ने कानून पर रोक लगा दी है। विज्ञापनों पर रोक के मामले पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी विज्ञापन पर रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई टालने की मांग की है। कोर्ट ने लगातार दूसरी बार सुनवाई टालने की मांग करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल यूपी सरकार के सभी विज्ञापनों को रोकने के निर्देश देने की मांग करते हुए वकील जया सुकीन ने याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि यूपी सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए सरकारी खजाने के पैसे का विज्ञापनों पर दुरुपयोग कर रही है। याचिका में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने और लोगों को गुमराह करने के लिए विज्ञापनों और इवेंट मैनेजमेंट पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। प्रदेश सरकार सरकारी खजाने के पैसे का विज्ञापनों पर दुरुपयोग कर रही है। इधर नकली लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश के लिए यूपी सरकार सभी लोक कल्याण और विकास फंड का पैसा विज्ञापन पर खर्च कर रही है। याची ने अपनी अर्जी में कहा था कि यूपी सरकार द्वारा करोड़ों रुपए का विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापनों पर रोक लगाने को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता CR जयासुकीन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने उस कानूनी सवाल पर बहस शुरू कर दी कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम की धारा 21 के तहत क्या पीड़ित महिला के अलावा किसी वयस्क पुरुष सदस्य को भी बच्चे के संबंध में मुलाकात के अधिकार की मांग के लिए आवेदन दायर करने का अधिकार है। प्रधान न्यायाधीश रमन्ना, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत एक महिला द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में मुलाकात के अधिकार की मांग नहीं कर सकने पर वैवाहिक विवादों में होने वाली कार्यवाही की बहुलता के बारे में चिंता व्यक्त की।
बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि ये समय विधायिकी के लिए इस मुद्दे पर गौर करने और ये देखने का है कि क्या सभी मुद्दों को एक अदालत के नीचे, एक छतरी के नीचे लाया जा सकता है। बेंच ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के सबमिशन के जवाब में टिप्पणियां की, जिनकी सहायता कोर्ट ने 2018 में कानून के वर्तमान प्रसंग के संबंध में मांगी थी। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 21 का उल्लेख करते हुए, जो एक पीड़ित व्यक्ति को बच्चे की अस्थायी कस्टडी के अनुदान के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। अटॉर्नी जनरल ने प्रस्तुत किया कि समस्या ये है कि जहां तक एक पीड़ित व्यक्ति का संबंध है, ये केवल एक महिला है। उन्होंने कहा कि डीवी एक्ट के तहत कोई पुरुष पीड़ित व्यक्ति नहीं हो सकता। धारा 21 डीवी एक्ट कस्टडी आदेश में ये साफ है कि किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के तहत संरक्षण आदेश या किसी अन्य राहत के लिए पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से आवेदन करने वाला व्यक्ति के आवेदन की सुनवाई के किसी भी चरण में किसी भी बच्चे या बच्चों की अस्थायी कस्टडी प्रदान कर सकता है। सीजेआई ने कहा, हम इस प्रकार के मामलों के सामान्य परिणामों के बारे में बात कर रहे हैं। पति को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मुलाकात, अदालतों के लिए संपर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें सिविल कोर्ट के समक्ष एक अलग ओपी दाखिल करना होगा। मामला घरेलू हिंसा न्यायालय के समक्ष चल रहा है और पत्नी को पेश होना है। आप सभी मुद्दों को एक छतरी के नीचे, एक अदालत के नीचे क्यों नहीं लाते? बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण मुंबई में अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी के लिए वित्त मंत्रालय की एक बार फिर से खिंचाई की और सचिव एमओएफ को तलब करने की चेतावनी दी। जस्टिस दीपा शंकर दत्ता और जस्टिस एमएफ कर्णिका की पीठ ने कहा कि वो न्याय को हताहत होने की अनुमति नहीं दे सकते। 21 फरवरी तक डीआरएटी की नियुक्ति पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मांगी। अदालत ने पहले कर्ज वसूली वादियों के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए कई निर्देश जारी किए, क्योंकि हाईकोर्ट ऐसे मामलों से भरा हुआ है जिन पर डीआरएटी को फैसला करना चाहिए। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने निदेशक वित्त सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा हस्तांतरित एक स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने 20 दिसंबर 2021 को डीआरएटी मुंबई समेत विभिन्न डीआरएटी के अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए सिफारिशों को अग्रेषित किया। कोर्ट ने कहा, स्टेटस रिपोर्ट को देखने से कोई रोड मैप नजर नहीं आता। वास्तव में हमें आश्चर्य होता है कि क्या निदेशक डीएफएस ने 4 फरवरी के आदेश के आलोक में रोड मैप से हमारा क्या मतलब समझा। पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, क्या विधायिका ने बैंकों को न्यायिक हस्तक्षेप के बिना लोगों को उनके घरों से बाहर निकालने की शक्तियां प्रदान की हैं? क्या ये गृह मंत्रालय के बाद सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय एमओएफ की गंभीरता का स्तर है? ऐसा लगता है जैसे वो परवाह नहीं करते, हाईकोर्ट के आदेश के लिए सम्मान नहीं है। एएसजी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ वसूली के लिए कुछ समय के लिए प्रार्थना की। बेंच ने कहा, हम स्पष्ट समझकर सुनवाई स्थगित कर रहे हैं कि अगर हमें 21 फरवरी तक किसी भी सकारात्मक परिणाम के बारे में नहीं बताया गया तो हम डीआरएटी के अध्यक्षों की नियुक्ति की सुविधा के लिए सचिव, एमओएफ और डीओपीटी से जुड़े जिम्मेदार अधिकारियों को बुलाने के लिए बाध्य होंगे। इधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि सार्वजनिक तौर पर किसी पुरुष को नपुंसक कहना उनके लिए शर्म की बात है। हाईकोर्ट ने इस केस में पत्नी की हत्या में आरोपी उनके पति को भी बरी कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि जब उनका पति काम पर जा रहा था तभी उसने उन्हें नपुंसक कहकर गुस्सा दिलाया, जबकि वो 3 बच्चों के पिता थे। इस केस की सुनवाई न्यायमूर्ति साधना जाधव और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान की बेंच कर रही थी। बेंच ने इस केस में आरोपी पर लगे हत्या के आरोपों को गैर इरादतन हत्या में बदल दिया। दरअसल हाईकोर्ट ने आरोपी नंदू सुरवेसा की आजीवन कारावास की सजा को 12 साल कर दिया। आरोपी पति पहले ही 12 साल जेल में बिता चुका था, लिहाजा जज ने उन्हें तुरंत बरी करने का आदेश भी जारी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार नंदू की शकुंतला से शादी को 15 साल हो चुके थे और दंपत्ति के 2 बेटे और 1 बेटी थी। वैवाहिक कलह के कारण दंपत्ति अलग अलग हो गए थे।
अगस्त 2009 में हुई घटना से पहले 4 साल से अधिक समय से वो अलग रह रहे थे। 28 अगस्त 2009 को जब नंदू नाम का एक मजदूर काम पर जा रहा था तो बस डिपो में मौजूद उसकी पत्नी शकुंतला ने उसका रास्ता रोक दिया। उसने कथित तौर पर उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे गालियां देने लगी। मामले में चश्मदीद गवाहों ने कहा कि शकुंतला ने न केवल उसे गाली दी बल्कि बार बार उसे नपुंसक कहा। प्रत्यक्षदर्शी ने दावा किया कि उसने यहां तक दावा किया था कि नंदू नपुंसक होने के कारण अलग रह रहा था और उसके अवैध संबंध थे। पीठ ने इस चश्मदीद गवाह की गवाही पर भरोसा किया, जो मामले में एक स्वतंत्र गवाह भी था और अन्य गवाही देने के लिए शकुंतला के पिता, भाई और बहन थे, जो अपराध स्थल पर मौजूद नहीं थे। नंदू की ओर से पेश अधिवक्ता श्रद्धा सावंत ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को उनके खिलाफ दी गई गालियों और उनके सम्मान के खिलाफ तीखी टिप्पणियों से भी गंभीर रूप से उकसाया गया था। वहीं आरोपी तेल तुंबड़े ने अपने भाई मिलिंद तेल तुंबड़े की हाल ही में मौत के बाद अपनी मां और परिवार से मिलने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 13 नवंबर 2021 को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हुई बंदूक लड़ाई में मिलिंद तेल दुमके मारा गया था। अपने आवेदन के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया कि उनके परिवार का 1990 के दशक के मध्य मिलिंद से संपर्क टूट गया था। उसके बाद से उनके साथ कोई संपर्क नहीं था। तेल दुम्बड़े की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई ने कहा कि उनके पिता का कुछ साल पहले निधन हो गया था। उनकी मां अब 92 साल की है। क्योंकि उनकी मां की उम्र अधिक थी, इसलिए उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताने की इच्छा व्यक्त की। जस्टिस एस शिंदे और एनआर बोरकर की बेंच ने मामले को 16 फरवरी 2022 को भौतिक सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया। अस्थायी जमानत की मांग करने वाला वर्तमान आवेदन लंबित अपील में दायर किया गया था, जिसमें नियमित जमानत अस्वीकृति आदेश की अस्वीकृति को चुनौती दी गई थी। तो इधर केरल हाईकोर्ट ने मलयालम फिल्म चरूली को अत्यधिक अश्लील भाषा के इस्तेमाल के कारण ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव से रूप हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि एक फिल्म निर्माता के पास यह तय करने का विवेक है कि उनके फिल्म के पात्रों द्वारा किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा यह उनका कलात्मक विवेक है, वो भाषा का चयन करें, लेकिन निश्चित रूप से संविधान के अनुच्छेद 19(2) में उल्लेखित उचित प्रतिबंध के साथ। अदालत ने पहले मामले में कार्रवाई के दौरान इसी तरह की राय दी थी। तब यह देखा गया था कि कलात्मक स्वतंत्रता के तहत एक फिल्म निर्माता के कुछ अधिकार होते हैं। बेंच ने कहा कि फिल्म निर्माता द्वारा बनाई जाती है। कलात्मक स्वतंत्रता का अर्थ आमतौर पर सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की कल्पना करने और वितरित करने की स्वतंत्रता है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) सभी नागरिकों को बोलने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की परिकल्पना करता है। इस तरह की जांच करने पर कोर्ट ने पाया कि चरूली बाहरी दुनिया से दूर गहरे जंगलों में रहने वाले कानून के भगोड़ों के एक समूह के जीवन को चित्रित करता है। प्रारंभिक सुनवाई में एक के दौरान अदालत ने राज्य के पुलिस प्रमुख को फिल्म के प्रदर्शन में कोई वैधानिक उल्लंघन होने पर रिपोर्ट करने के लिए एक बयान दर्ज करने के लिए भी कहा था। कोर्ट ने कहा कि फिल्म निर्माता ने एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो उनके कलात्मक दृष्टिकोण के अनुसार चरूली में लोगों द्वारा उपयोग की जाती है। इसके अलावा कोर्ट को संदेह है कि यह याचिका एकमात्र पब्लिसिटी स्टंट है, जैसा कि उसने एक सुनवाई के दौरान पहले कहा था। तो इधर केरल हाईकोर्ट ने राज्य को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा प्रधानमंत्री को संबोधित पत्र को रिकॉर्ड पर पेश करने के लिए कहा। जाहिर तौर पर उन भारतीयों के परिवारों को राज्य आपदा कोष से राशि वितरित करने की अनुमति मांगी जिनकी कोविड-19 के कारण विदेश में मृत्यु हो गई थी। न्यायमूर्ति एन नागेश ने याचिकाकर्ता को केंद्र सरकार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अपनी याचिका में ये घोषणा करने का निर्देश दिया कि राज्य के एक अनिवासी के परिवार के सदस्य जिनकी कोविड-19 के कारण विदेश में मृत्यु हो गई, वो 50,000 रुपए की मुआवजे के रूप में पाने के हकदार हैं। एक एनजीओ द्वारा याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि कोविड-19 के कारण विदेश में मरने वालों के परिवार के सदस्यों को अनुग्रह राशि के लिए आवेदन राज्य द्वारा मनमाने ढंग से अस्वीकार किए जा रहे हैं।
याचिकाकर्ता के अनुसार राज्य सरकार इस आधार पर आवेदनों को खारिज कर रही है कि ये योजना केवल भारत के भीतर हुई कोविड-19 मौतों के लिए लागू है। याचिका में कहा गया है कि गरीब प्रवासियों की दुर्दशा जो केरल में अपने परिवार का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से विदेश में रहने के लिए विदेश चले गए और दुर्भाग्य से कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई, निश्चित रूप से सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण का आह्वान किया। एनजीओ ने यह भी तर्क दिया कि विदेश में अपने परिवार वालों को खोने वाले परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई भी भेदभाव उनके मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है और इस मुद्दे पर एक प्रतिनिधित्व राज्य को भेजा गया था, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की गई। न्यायालय द्वारा ये पूछे जाने पर कि राज्य इस मामले पर विचार क्यों नहीं कर रहा, सरकारी वकील टीबी हुड्डा ने बताया कि अनुग्रह राशि का भुगतान राज्य आपदा प्रबंधन कोष से किया जाता है, जिसमें केंद्र की 75% और राज्य की 25% हिस्सेदारी होती है। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.